Hi everybody. So as promised, we'll be discussing offences related to marriage. ये बहुत important section है for women. इसमें काफ़ी जो important provisions है वो discuss होते हैं. First one would be section 80. Section 80 जो था वो पहले था 304B. बहुत जगह आपने जजमेंट्स में सुना होगा. It is very very prevalent, very common provision. 304B dowry death. अब वो सेक्शन 80 बन चुका है. इसको प्रोविजन को देख लेते हैं, देन वील सी केस लॉ एंड अदर थिंग्स. वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडली इंजरी और अकर्स अदरवाइज than under normal circumstances within 7 years of marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. इसकी एक्सप्लेनेशन है, डाउरी की डेफिनेशन वो मैं अभी आपको सुनाऊंगी. दैट इज अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 है. whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term not less than 7 years which may extend to imprisonment for life. अब ये डाउरी डेथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फॉर वुमेन ऑल्सो. इट वॉज अंडर 304B. जो 304B था वो भी एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत वो आया था. पहले नहीं होता था ये, सो अब स्पेसिफिक प्रोविजन दे दिया था. उसके बाद अब सेक्शन 80 है ये. सो इसमें क्या है, एक तो डेथ होनी चाहिए विमेन की. बर्न्स, बॉडीली इंजरी, कोई अबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में डेथ होती है उसकी. नॉर्मल डेथ नहीं होती, इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ. सबसे पहले इंग्रेडिएंट डेथ, वो भी इन सर्कमस्टांसिस में बर्न्स, बॉडली इंजरी एंड अबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस. अबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है. विद इन 7 years ऑफ मैरिज मतलब 7 साल शादी के जब तक हो उसके बीच में ये इंसिडेंट्स होने चाहिए. थर्ड इज जो वो डेथ हुई है वो क्रूअल्टी और हैरेसमेंट बाय द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड और बाय द हस्बैंड. रिलेटिव्स मतलब फादर, मदर, फैमिली में उसके और भी कोई है, या तो उनकी हैरेसमेंट और क्रूअल्टी से होनी चाहिए, या फिर हस्बैंड अपने आप जो क्रूअल्टी करता है वो होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज जो ये क्रूअल्टी हो रही है और हैरेसमेंट हो रही है, इट इज़ ड्यू टू डाउरी डिमांड. डाउरी मतलब दहेज. मतलब जब वो लड़की आती है तो उसको घर वाले ये रियलाइज़ कराते हैं कि तुम कुछ लेके नहीं आए, तुमने कुछ भी, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तुम्हारा जो भी दहेज था वो बहुत कम था और लेके आओ, या डिमांड होती है. उसकी जो हैरेसमेंट और क्रूअल्टी है उसके रिलेटेड जब डेथ होती है तो दैट इज़ इंक्लूडेड. फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रूअल्टी होती है वो जस्ट बिफोर द डेथ होनी चाहिए. जो इंसिडेंट है मतलब कुछ टाइम पहले डेथ से होना चाहिए. मतलब उसको इतनी हैरेसमेंट और क्रूअल्टी हुई, या तो उसने सुसाइड कर लिया या फिर उसने उसको जला के मार दिया. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट्स हैं. अब जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें डाउरी की डेफिनेशन आपको सुना देती हूँ. एनी प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी, by parents of either party to marriage or any other persons to either party or any other persons. ठीक है ना. at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties but does not include dower or meher in case of Muslims, शरीयत लॉ में जो होता है, और not less than 7 years की बने. अब डाउरी क्या है कि जो लड़की को दहेज मिलता है जब वो आती है, या फिर कोई और कमोडिटी, कार एक्सेट्रा, मनी, जो ड्यूरिंग मैरिज और बिटवीन द पार्टीज रिलेटेड टू दैट मैरिज जो एक्सचेंज होता है, दैट इज डाउरी. अब इसमें क्या है कि बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में, आपको पता ही है. जब शादियां होती हैं तो बहुत कुछ अपनी बेटी के लिए दिया जाता है, डिमांड भी होता है. तो इसमें अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग भी डिमांड कर लेते हैं, बट जो पेरेंट्स होते हैं गर्ल के, वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो सब डिमांड्स पूरी करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं. अब इसमें सबसे रेलिवेंट ये है कि जो इंसिडेंट हुआ है जब वो मरी है उसके जस्ट बिफोर वो क्रूअल्टी और हैरेसमेंट होनी चाहिए. यही प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. अब इसमें जनरली क्या होता है, 304B लगता था पहले, उसके साथ मर्डर भी लग जाता था कई बार, 302 और 498A. 498 जो क्रूअल्टी का प्रोविजन है वो भी इसमें साथ में, ये सारे प्रोविजन इसमें साथ ही लगते थे. इसकी जो पनिशमेंट है इट इज़ नॉट लेस देन 7 years, तो काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट है इसकी इन केसेस में. और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक, मतलब हीनियस क्राइम है ये बेसिकली. इसमें एक जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम देखते हैं. स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस
बसव राजा, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, उसके बाद ये रिमांड बैक भी हुआ था मैटर। इसमें सुशीलम्मा थी एक लड़की, उसकी अननेचुरल डेथ हुई थी, 7 years बिफोर मैरिज हुई थी, अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई थी। इसके हस्बैंड और सारे लॉज, सिस्टर लॉ वगैरह सबको इम्प्लिकेट कर दिया था, बट अल्टीमेटली हस्बैंड जो था उसी को रखा था एंड सिस्टर लॉ उन सबको छोड़ दिया था। जनरली केसेस में यही होता है डाउरी केसेस में, कि जितने भी एंसिलरी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको छोड़ देते हैं और हस्बैंड पे कन्विक्शन आ जाती है। सो इस पे 498A लगा था जो क्रूअल्टी होता है, देन 304B लगा था जो कि डाउरी होता है, अब जो सेक्शन 80 हम डिस्कस कर रहे हैं, और सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का वो भी लगा था। अब इसमें सुसाइड था owing to the harassment and cruelty done by the parents and the husband। तो इसमें क्या हुआ था कि 302 भी ऐड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ने 302 तो ऐड कर दिया बट 304 के अंडर कन्विक्शन नहीं की, मतलब मर्डर उसको बोल दिया, बट 304 जो मेन इंग्रेडिएंट, मतलब इसमें जिसमें मेन पनिशमेंट होती है, सारे इंग्रेडिएंट्स जब मीट हो रहे हैं, सो देन वाई वॉज 304B नॉट अट्रैक्टेड। 304B मीन्स डाउरी डेथ का प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 80। काफ़ी सारे रखे कि इंटरेस्टेड विटनेसेस शुड नॉट बी द फैमिली मेम्बर्स। इसका ये मतलब है कि जो अब जब लड़की पे डाउरी का डिमांड रेज हो रही है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बताएगी सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली जब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी मेन विटनेसेस होंगे उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो कोर्ट ने बोला कि इंटरेस्टेड विटनेसेस नहीं हैं वो लोग, वो रेलिवेंट विटनेसेस हैं फैमिली मेम्बर्स। सो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मीट कर रहे थे। डेथ 7 साल के बीच में हुई थी, सेकेंड अबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हुई थी, सुसाइडल था, और जस्ट बिफोर द डेथ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स उसके फैमिली मेम्बर्स ने बताया। ब्रदर ने केस लॉन्च किया था ये वाला, काफ़ी इंसिडेंट्स बताए जब उसको डिमांड करते थे डाउरी के लिए, और क्रूअल्टी हुई थी। तो सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो इसमें मीट हो रहे थे। सो दैट इज़ वाई व्हाट हैपन कि इसको हस्बैंड ने अपनी एक्विटल की डाली टिल द सुप्रीम कोर्ट इवेंट कि मेरे को एक्विट कर दो, मेरे पे चार्जेस नहीं बनते, दिस FI शुड बी क्वॉश्ड। ये केस रिमांड बैक हुआ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेशन जज को कि आप ट्रायल दोबारा करो और हस्बैंड को ये मौका दो कि 304B आप पे कैसे नहीं बनता, मतलब हाउ दिस डाउरी डेथ प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, यू शुड कम एंड डिपोज, अपनी एविडेंस दीजिए आप आपको। तो अब इस केस में बिल्कुल लेटेस्ट मैटर है ये। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक किया, सेशन को बोला कि दोबारा ट्रायल कंडक्ट करो, इसको इक्विट नहीं कर सकते हस्बैंड को, क्योंकि सारे पैरामीटर्स मीट करते हैं, इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं डाउरी डेथ के 304B के सारे मीट करते हैं। तो दिस इज लाइबल, ही इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। अब इसमें 3 जून को उसको पेश होने को बोला था, तो आई कीप यू अपडेटेड इन द रील्स कि इस केस में आगे क्या हुआ, अभी आएगा इसमें। सो रिमांड बैक हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं कि हस्बैंड इज नॉट एट फॉल्ट। सो डाउरी के और बहुत सारे केसेस हैं, अनगिनत चीज़ें इसमें। बेसिकली जो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स मीट करते हैं तो मोस्टली इसमें सज़ा होती है। अब इसके साथ जो हमेशा प्रोविजन दैट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग इज 498A। 498A होता है हस्बैंड एंड रिलेटिव्स जब वाइफ पे क्रूअल्टी करते हैं। अब ये 498A पहले होता था, नाउ इट इज सेक्शन 85 इन PNS। तो हम पहले 80 कर रहे हैं, अब हम उसके साथ 85 को डिस्कस कर लेंगे, फिर बाकी जो 81, 82 है बाद में डिस्कस करेंगे। सो 85 जो सेक्शन है उसको मैं पढ़ भी लेती हूँ यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका मिसयूज भी बहुत होता है 498A का। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी, whoever being the husband or the relative of husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall be liable to fine। अब क्रूअल्टी के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि किस तरह की क्रूअल्टी करते हैं वो। तो ये 498A सबसे पहला प्रोविजन होता है जब कोई लड़की डोमेस्टिक वायलेंस के केस को फाइल करती है, तो ये सबसे पहले सेक्शन लगता था। नाउ इट इज़ 85। सो 85 सेक्शन एक्सप्लॉइटेड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें बहुत डिबेट है। इनफैक्ट इसके साथ 406 भी लगता है। 406 स्त्रीधन का एक प्रोविजन था कि सारा जितना भी स्त्रीधन है वो आप रिटर्न कर दो लड़की को। अब हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स 2 होते हैं जो क्रूअल्टी करते हैं। इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। पहले भी कई अटेम्प्ट्स हुए सुप्रीम कोर्ट जब उन्होंने कहा है कि इस प्रोविजन को क्वॉश कर देना चाहिए, इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और बिना वजह के कई बार
एडजस्टमेंट इश्यूज़ की वजह से लड़की एफआईआर कर देती है और इमीडिएटली उसके इन लॉज को भी रोप इन करते हैं, उसके रिलेटिव्स को भी करते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड तो ऑब्वियसली होता ही है। सो बट टिल डेट ये हुआ नहीं है। इनफैक्ट अभी उम्मीद थी कि शायद इस भारतीय न्याय संहिता में इसको करेंगे अमेंड, बट इन्होंने वर्बैटम प्रोविजन रख लिया, इसको अमेंड नहीं किया। अब इसमें बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, अचन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, आपने सुनी भी होगी। इसमें जो हस्बैंड था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और मिसयूज का भी आया था इसमें, एंड इट वाज द जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ द हस्बैंड। अब इसमें क्या था कि कोर्ट ने ये भी बोला कि इसको क्वॉश तो करो ही करो, आप पनिशमेंट भी दो। फॉल्स केसेस पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो 498 के फॉल्स केसेस होते हैं उसमें पनिशमेंट लेडी को भी मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये केसेस कभी रोक ही नहीं सकते। इसमें हाई कोर्ट में एक 498A पिटिशन दर्ज हुई थी एक लेडी की तरफ से अगेंस्ट द हस्बैंड अचन गुप्ता। तो हाई कोर्ट में वो आए थे फॉर क्वॉशिंग। क्वॉशिंग मीन्स कि 482 में क्वॉशिंग होती है, जिसमें आपको लगता है, अगर अक्यूज को लगता है कि इस एफआईआर में कोई दम नहीं है, तो सीधा आके हाई कोर्ट में 482 सेक्शन में एक पिटिशन डालेगा और बोलेगा कि दिस एफआईआर शुड बी कैंसल्ड बिकॉज देयर इज नो मेरिट इन द एफआईआर। सो इन्होंने क्वॉशिंग डाली थी, हाई कोर्ट ने क्वॉशिंग को रिजेक्ट कर दिया, जबकि भजनलाल की जो जजमेंट है उसमें रॉन्ग एफआईआर पे इमीडिएटली क्वॉशिंग करनी चाहिए, बट उन्होंने किया नहीं। देन ही वेंट अप टिल द सुप्रीम कोर्ट। 323, 406, 498A एंड 506 जो प्रोविजंस होते हैं वो लगे थे लड़की पे। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो एलिगेशंस एफआईआर में लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वाज कि ही फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स 2 years बिफोर दिस एफआईआर वाज रजिस्टर्ड। मतलब उसने, लड़के ने डिवोर्स फाइल कर दिया था कि मेरे को इस तरह नहीं रह सकता, मैं डिवोर्स फाइल करना है, बट तब तक लड़की ने कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की थी, कुछ नहीं। 2 साल बाद, उस डिवोर्स के फाइल करने के 2 साल बाद उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग करी, ये वाली एफआईआर रजिस्टर करी, और उसमें जितने भी एलिगेशंस उसने लगाए थे वो सारे बेसलेस थे, जनरलाइज थे, मतलब दे वर नो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स। और इतनी देर बाद, 2 साल बाद सोचने के बाद उसने वो एफआईआर करी। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा मोटिवेटेड है ये, तो इट इज़ जस्ट अ काउंटर ब्लास्ट ऑफ द डिवोर्स पिटिशन। उसको डिवोर्स नहीं चाहिए था, तो उसने जस्ट एलिगेशंस लगा के सारा ये पूरा एक ड्रामा किया एंड कोर्ट का भी टाइम वेस्ट किया। नाउ इन सच सिचुएशंस, आई मीन ही वाज अक्विटेड, बट उसको, लड़की को तो कुछ भी नहीं हुआ। इसमें लड़की ने एलिगेशंस लगाई कि ही वाज अल्कोहलिक, मुझसे 5 लाख मांगे कार के एंड ऑल दैट, जो एक फादर इन लॉ के अगेंस्ट भी लगाया, सिस्टर इन लॉ कहते हैं मुझे मारती थी, सारा पूरा फॉल्स एक केस बना के वेग एलिगेशंस के बाद 2 years बाद इसको फाइल किया। सो इन दिस ही वाज अक्विटेड अंडर 498A और क्वॉश हो गई थी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने हाई कोर्ट को डायरेक्शंस भी दी कि आप ऐसे सोच समझ के ऑर्डर करिए, एंड इन फैक्ट दे ऑल्सो सेड कि लॉ शुड बी सेटल्ड और ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए 498A वाले प्रोविजन को, या फिर इसमें कोई अमेंडमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है इसमें। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल्स के ऊपर दिया हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल्स जो हम 438 के अंडर फाइल करते हैं वो इन केसेस में हो जानी चाहिए। हस्बैंड एंड द फैमिली शुड नॉट बी हैंग्ड बिकॉज ऑफ अ फॉल्स, क्योंकि ज़्यादातर जो ये ना हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं 498A। लड़की की एडजस्टमेंट इश्यूज़ नहीं हो रही घर में, सीधा चली जाती है वो। और इनफैक्ट एक हमारी फैमिली में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जिसमें सेम हुआ, लड़की रही घर में फॉर अबाउट अ वीक एंड देन शी वेंट टू हर पेरेंट्स, और वहाँ जाके उसने बोला कि मैं तो रह नहीं सकती, मेरे को तो टॉर्चर हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, फॉल्स केस कर दिया। अब सारे घर वाले परेशान हैं। सो दिस इज़ प्रेवलेंट, आई मीन आई गेट क्वेरीज एवरी डे अबाउट सच मैटर। सो दिस शुड बी अमेंडेड, दिस प्रोविजन शुड बी अमेंडेड बाय एनी चांस, बट ऐसा हुआ नहीं है। सो इस पर मैं और भी रील्स डालूंगी, बहुत सारे मैटर्स हैं इस टाइप के। अगला जो हमारा है सेक्शन 86, क्रूअल्टी डिफाइंड। अब जो पहले हमारा सेक्शन था क्रूअल्टी का 498A, उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 85 एंड 86, बट उसमें चेंज कुछ नहीं है, वर्बैटम सेम है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85, क्रूअल्टी मीन्स, क्रूअल्टी की डेफिनेशन दी हुई है, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman. Harassment of the woman, where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. Cruelty की definition ये बोली है, willful conduct मतलब जानबूझ के हो रहा है, विच इज़ ऑफ सच नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, मतलब उसको इतना हैरेस कर दिया कि वो सुसाइड की तरफ चली गई।
और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, उसको मारा गया है, उसके लिम्स को मतलब उसको फिजिकल हार्म दी गई है और उसकी लाइफ को डेंजर है। मेंटल और फिजिकल, मेंटल क्रूरल्टी या फिजिकल दोनों इसमें काउंटेड होती है। हैरेसमेंट ऑफ अ वुमन वेयर सच हैरेसमेंट इज विद अ व्यू टू कोर्सिंग हर, कोर्सिंग मतलब उसको फोर्स करना, और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी, मतलब उनको बार बार बोलना कि अपने पेरेंट्स से डाउरी मांगो या कुछ हमें बेनिफिट चाहिए, उसको बार बार कोर्स करना उस चीज़ के लिए। इन ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर, जब उसका फेलियर होता है तो उसको मारना पीटना, ऑल दिस इज कवर्ड अंडर क्रूअल्टी। तो ये 86 हमारा सेक्शन हो गया। सो नाउ बेसिकली ये जो अचिन गुप्ता की जो जजमेंट है, इसके बाद बहुत उम्मीदें थी कि ये अमेंड होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, मे बी इन नियर फ्यूचर, बिकॉज दिस प्रोविजन एक्सप्लॉइटेड टू सच एन एक्सटेंट कि इसमें मोस्टली केसेस फॉल्स होते हैं। मोस्टली जितनी भी कंप्लेंट्स होते हैं बाय द लेडी, दे आर ऑलवेज फॉल्स। एडजस्टमेंट इश्यूज़ वगैरह के, कोर्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए दिस इज मैट्रिमोनी इश्यूज तो रोज़ ही होंगे, बट कोर्ट्स को थोड़ा लीनियंट व्यू लेना चाहिए टुवर्ड्स द अक्यूज पर्सन, और बेल्स में लीनियंट होना चाहिए, बिकॉज ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं, ये तो चलती रहेंगी, बट इनको अगर डिस्करेज करना है फॉल्स केसेस को, तो इवन पीनल प्रोविजन शुड बी इम्पोज्ड ऑन द गर्ल ऑल्सो। एनी क्वेरीज दैट यू हैव रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, डाउरी, डेथ एंड अदर सेक्शंस, आप मुझे बताइए, और नेक्स्ट में हम फिर डिस्कस करेंगे और भी जो बाइगमी, जैसे कि काफ़ी 2 शादियाँ करते हैं आप इंडिया में, तो क्या होता है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस। कोई लीगल क्वेरी आप वो भी पूछ सकते हैं।